हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्षितिज गद्य खंड के दूसरे पाठ ल्हासा की ओर इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। तो देखिए वही मुख्य बिंदु उनको हम याद रखेंगे, साथ ही साथ बाद में परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। तो मुख्य बिंदु देखिए, तो उससे पूर्व हम ये भी जान लें कि ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 से 30 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। पहला मुख्य बिंदु है नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। जैसे ही आपने ये मुख्य बिंदु, ये पॉइंट आपने याद रखा, नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व, तो आपको कौन कौन सी बातें इसमें याद रखनी है कि नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था और ये सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं। और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। ये आपने इस पॉइंट में आपने याद रखना है कि नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। दूसरा मुख्य बिंदु है तिब्बत का सामाजिक जीवन। तो वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था? तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ हैं। देखो, यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक आ जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती हैं। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चौंगी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। अच्छा, ठहरने का प्रबंध। तो लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया था और लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर वहां आए थे तो उन्हें एक गरीब झोंपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा पर थे, यानी भिखमंगों के वेश में उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। जब घोड़ों पर सवार होकर आए तो उनको गरीब झोंपड़ों में ठहरना पड़ा। अच्छा, चौथा जो है डाड़ा थोंगला का जंगल। तो डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल हैं। ये इस पॉइंट के अंतर्गत आपने याद रखना है। डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल हैं। ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल हैं। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं था। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते थे तो टोपी उतारकर भीख मांगने लगते थे। तो हर पॉइंट में क्या बातें आनी चाहिए, तो ये पॉइंट आपको याद है तो एक्सप्लेनेशन आपको याद आ जाएगा कि ये बातें इसके अंतर्गत थी, तो प्रश्न करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। पांचवा है घोड़ों पर यात्रा।
अच्छा, घोड़ों पर यात्रा, इसके अंतर्गत आपने क्या याद रखना है? देखो, जब वो अगले दिन उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंकौर पहुंचना था, तो इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थीं। भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ थी न हरियाली। और सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे किससे सजाया गया था? जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। उतराई पर भटकाव। तो देखिए, जैसे ही उतराई आई तो लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह और पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते जाते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए। सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लंकौर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें चाय सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। अच्छा, 7वां है तिंगरी समाधि गिरी पर। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी, है ना। और उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सकें। अच्छा, गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांवों में न जाने के लिए राजी कर लिया। 8वां है तिब्बत की तेज धूप। अच्छा, वहाँ जब लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे जब चले तो धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था। 9वां बिंदु है शेखर विहार में। अब देखिए, शेखर विहार में तिब्बत की ज़मीन छोटे छोटे जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता है। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुंचे तो उसका मुखिया भिक्षु नमसे, वो भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिकमंगों सा था, फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थीं। वहीं लेखक ने आसन जमाया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए। तो आज आपने केवल ये मुख्य बिंदु जो हमने डिस्कस किए हैं वो यदि आप पूरा कर लेंगे तो पूरा चैप्टर ही इसमें कवर अप हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।